हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेम का पेपर फर्स्ट जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सिलेबस वाइज सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज का वीडियो हमारी एमएससी फर्स्ट सेम का है जो है हमारा पेपर फर्स्ट, जिसका पहली यूनिट है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन अ मेन ग्रुप कंपाउंड्स। ओके, तो देखो इस पे हमारा पहला टॉपिक है वीएसीपीआर थ्योरी। तो मैं आपको वीएसीपीआर थ्योरी डायरेक्ट पढ़ा सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या है सीधे इसके पोस्टुलेट वगैरह, रूल्स वगैरह, स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है वो सब लिखा हुआ है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं आपको इन सब चीजों को पढ़ाने से पहले एक जस्ट फ्लैशबैक में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। क्योंकि देखो अब एमएससी में हमको क्या है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो वो स्ट्रक्चर्स को हम याद तो नहीं कर सकते ना, सारे स्ट्रक्चर हम याद नहीं कर सकते। तो क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हमको पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको वो चीजें समझाती हूँ, देन हम लोग सारे पोस्टुलेट्स वगैरह सीरीज वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो समझ जाएंगे तो पोस्टुलेट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले चीज कि वीएससीपीआर थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट आया क्यों। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वीएससीपीआर थ्योरी से पहले भी क्या है बहुत सारी थ्योरी जैसे वीबीटी वगैरह आ चुकी थी, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था वीएससीपीआर थ्योरी से। तो ऐसे ही उनमें क्या प्रॉब्लम आई कि वीएससीपीआर थ्योरी को साइंटिस्ट को लाना पड़ा, इसका कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे समझाती हूँ। देखो, तो अब कंसीडर करिए हमारे पास क्या है, कोई तीन मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने तीन मॉलिक्यूल ले लिए, एक मैंने ले लिया मीथेन, दूसरा ले लिया मैंने अमोनिया और तीसरा ले लिया क्या, वाटर। ओके, तो ये तीन मॉलिक्यूल हैं। अब तीनों मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और एक और चीज देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख रही हूँ, आपको क्या है मैं भी ट्रिक आती हो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की तो आप उससे निकाल लीजिए। अगर नहीं आती है तो मैं वीडियो के लास्ट पे ये ट्रिक भी समझा दूंगी, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसीजर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना वो बहुत ही सरदर्द हो जाता है। तो हमको क्या करना है, छोटी सी ट्रिक, 1 मिनट की ट्रिक लगा के डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कंफर्म करने के लिए पेपर में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट कंफर्म करने के लिए क्या है, या फिर आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, इतनी चीज सही है। अब देखो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री कितनी होगी, टेट्राहेड्रल। मीथेन की क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो अमोनिया की भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ओके, और वाटर की भी क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ओके, क्योंकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब देखो हमको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 सेकंड का। ओके, तो मीथेन के केस में 109 है तो अमोनिया के केस पे भी कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, और वाटर के केस पे भी 109 डिग्री होना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसा होता है, अगर आप इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ओके, ऐसे लगे होते हैं। तो इनका यहाँ पर को बॉन्ड एंगल आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। लेकिन अमोनिया के केस पे क्या होता है, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस 3 हाइड्रोजन, और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये चीज आ जाती है कि एक किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पे। जैसे मीथे में यहाँ पर को अमोनिया था, ठीक है, हमने सीधे NH3 लिखा, तो आपको कैसे पता चला कि NH3 में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, वो कैसे पता चला, वो भी मैं अभी आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी। ओके, ठीक है, अभी आप ऐसे देखो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो हमें मालूम ही होता है ना। तो अमोनिया के केस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन एक लोन पेयर, ठीक है। और वाटर के केस पे क्या होता है, सॉरी, वाटर के केस पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं और क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, ये चीज होगी। अब देखो हुआ ये कि इसके केस में, मीथेन के केस पे हाइब्रिडाइज मतलब जो बॉन्ड एंगल था वो 109 है, लेकिन अमोनिया के केस पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है, और वाटर के केस पे हो जाता है 105 डिग्री। ओके, यानी कि एक्चुअल इनका होना चाहिए था 109, इसका भी 109 डिग्री होना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज होके कितना हो जाता है, 107, और इसका और डिक्रीज होके 105 हो जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों,
ठीक है, क्योंकि VSEPR हाइब्रिडाइजेशन ने तो ये सब कुछ बता दिया कि हम किसी भी कंपाउंड का VBT ने तो ये बता दिया ना कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन से हम उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ओके, ज्योमेट्री निकाल दिया तो उसके लिए आइडियल बॉन्ड एंगल भी दे दिया, बट ऐसा हर किसी केस में फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि मीथेन जो है, अमोनिया, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों की ज्योमेट्री सेम है, तीनों का बॉन्ड एंगल में क्या है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई, इसको सॉल्व करने के लिए VSEPR का कॉन्सेप्ट आया था। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो VSEPR का कॉन्सेप्ट आया तो VSEPR ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। देखो VSEPR ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, देखो नाम से पता चल रहा है VSEPR, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इन्होंने बोला कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, सिंपल सी बात है। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करता है कि वो क्या करे, मिनिमम रिपल्शन फील करे, रिपल्शन फील करे, ओके, फील करे। तो देखो ये ना सबसे वो है, सबसे बेसिक, मतलब कि एक पॉस्टुलेट की तरह है VSEPR का। ठीक है, जो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि VSEPR ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आप को क्या करता है, कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि वो क्या करे, मिनिमम रिपल्शन फील करे। ओके, इसका क्या मतलब, देखो एक चीज ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है हमारा लोन पेयर, होता है ना। अब एक चीज समझ जाइए कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, अगर इनके बीच में नहीं बोला, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा रिपल्शन कौन कॉज करता है, किसकी वजह से ज्यादा रिपल्शन होगा, किसकी वजह से होगा, जो हमारे लोन पेयर हैं उनकी वजह से होगा। कैसे, देखो होता क्या है ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको यहीं समझने पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने से पहले हुआ क्या, अब पहले बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कैसा होता है, कोई मैंने दो कंपाउंड्स, दो यहाँ पर कोई एटम ले लिए, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, वही तो हमारा बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल हो। ये बॉन्ड फॉर्म कर दिए दो इलेक्ट्रॉन ने, तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब इस केस में देखो, ये बॉन्ड पेयर के केस पे क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा। अब यहाँ पे देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस में है। ओके, यहाँ पर को क्या है, थोड़ी डिस्टेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके उसमें रिपल्शन होगा, पर क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन है। लेकिन लोन पेयर के केस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोन पेयर में क्या होगा, कार्बन है, कार्बन में दो लोन पेयर, ऐसे तो दिखाते हैं। अब ये लोन पेयर जो है ये कार्बन के न्यूक्लियस के पास है, और आप बोल सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट में है। ठीक है, बगल बगल में ही प्रेजेंट है। अब देखो इनके और इनके बीच में अगर आप कंपेयर करें तो किसके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, ऑब्वियसली लोन पेयर के बीच में होगा ना। क्योंकि क्या होगा, लोन पेयर में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के इतने पास है कि इनको क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तभी हम लोन पेयर को क्या करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लोन पेयर क्या है, इतना एरिया तो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे को रिपेल करके ये पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन क्या है, बॉन्ड पेयर के केस में रिपल्शन होता है लेकिन मिनिमम होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो हुआ ये कि ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो VSEPR ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में क्या मिनिमम रिपल्शन हो, यानी कि अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, रिपल्शन फील नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो हुआ ये कि अगर मैं अमोनिया का, चलो पहले वाटर का केस लेते हैं, वाटर का केस ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। ओके, दो हाइड्रोजन है। अब हो सकता था इनका बॉन्ड एंगल भी कितना हो, 109 डिग्री 28 सेकंड का हो। ओके, लेकिन हुआ ये कि इसके पास दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ओके, मैं इसको पहले ऐसे नहीं दिखाती हूँ, देखो इसके पास जो है, इसके पास जो है, सॉरी, इसके पास जो है दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे दिखाते हैं ना। अब देखो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन, तो कुछ ना कुछ के बहुत रिपल्शन होगा। पहली बात कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस को ही रिपेल करेंगे। ठीक है, पहले अपने आप को रिपेल करेंगे। दूसरी चीज, ये भी अपने आप को करेंगे, ये भी करेगा, ये अपने इसको यहाँ करेगा, यानी कि ये जो पेयर हैं ये पहले तो आपस में रिपल्शन करेंगे। दूसरी चीज, लोन पेयर फिर आपस में रिपल्शन करेंगे, क्योंकि VSEPR ने एक ट्रेंड दिया था, मतलब एक ऑर्डर दिया था, उनके अकॉर्डिंग लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, देन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है,
और सबसे कम रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि दो लोन पेयर यूनिट्स हाथ पर अटैच है, इसका मतलब इनके बीच में पहले तो इनके आपस के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, उसके बाद ये जो ग्रुप है दो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर है, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा। तो जो लोन पेयर यहां होने चाहिए वो क्या है, कुछ ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, रिपल्शन मिनिमम कराने के लिए कुछ ऐसी, मतलब देखो ये यहां थे लेकिन अब ये आ कहां जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पर को आ रहे हैं तो इनको आपस में भी मिनिमम रिपल्शन हो गया, ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्शन आ रहा है। और क्या है, इनके आपस में भी ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इनको भी मिनिमम रिपल्शन फील हो रहा है। ओके, ये दोनों जो लोन पेयर थे ये तो क्या हो गए, मिनिमम रिपल्शन में आ गए। अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है उनका क्या, अब क्या है, देखो बॉन्ड पेयर पहले यहाँ थे लेकिन क्या किया इन्होंने, यहाँ को रिपल्शन, जो हमारे लोन पेयर थे इन्होंने क्या किया, थोड़ा रिपल्शन लगाया इन पे भी, क्योंकि ऊपर वालों में रिपल्शन लग रहा है तो नीचे भी तो कोई असर होगा। अब ये ग्रुप जो हमारा ये बॉन्ड पेयर है वो यहाँ ना रह के क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ को शिफ्ट हो गया, और ये वाला का है इसको भी लगा झटका, इसने लगाया अपने आप को नीचे की ओर। ओके, तो इसको भी लगा, इसको भी लगा, ये क्या हो गए, थोड़े बेंट हो गए। ओके, इनको भी कुछ फील हुआ होगा तो ये डाउन में मतलब बेंट हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, इनका बॉन्ड एंगल क्या है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल इनका 109 था, उससे घटकर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, जितना हो गया हमारा 105 डिग्री। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला। इनके बीच में पहले तो होना तो इतना ही चाहिए, हो भी इतना ही सकता था, लेकिन क्या है, इनके जो वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में कुछ रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कि जो हमारा शेप था उसको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा बॉन्ड एंगल क्या है, यहाँ से रिपल्शन लगा, यहाँ से रिपल्शन लगा, होना यहाँ चाहिए था, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और इनका क्या हो गया, बॉन्ड एंगल 109 से घट के क्या हो गया 105, घट ही जाएगा ना, यहाँ से भी रिपल्शन लग रहा है, यहाँ से भी, इसने भी दबाया इसने भी दबाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच गया। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 105 हो गया, ठीक है। अगर हम अमोनिया के केस पे देखें तो अमोनिया के केस पे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अमोनिया के केस पे क्या हुआ, देखो अमोनिया है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पर को फिर मैंने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर हमारे पास दो लोन, सॉरी दो कह रही हूँ, ओके, अमोनिया के केस पे क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर। अब इस पे भी वो हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने पहले तो एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है, इनने रिपेल करेंगे तो इनकी पोजीशन जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, ये बॉन्ड यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कुछ रिपल्शन फील कराया, जिसकी वजह से क्या, ये इतनी पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं, ठीक है। इनके रिपल्शन की वजह से इन्होंने नीचे को कुछ रिपल्शन लगाया, ठीक है, धक्का दे रहे हैं ना, ये रिपल्शन ऐसा कुछ हुआ। ओके, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड यहाँ होने की बजाय क्या हो गया, यहाँ को शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ होने की बजाय कुछ यहाँ को शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा और यहाँ को शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड एंगल जितना और जो हमारा क्या था 109 डिग्री 28 सेकंड होने चाहिए था, वो घट के 107 में पहुंच गया। ओके, अब देखो हुआ ये, आपको यहाँ पर कोई ट्रेंड भी समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमारा किसका होता है, मीथेन का होता है, फिर होता है अमोनिया का, और फिर होता है वाटर का, जबकि तीनों हमारे sp3 हैं, तीनों हमारे टेट्राहेड्रल हैं। ओके, लेकिन बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन का होता है, देन अमोनिया का होता है, देन वाटर का होता है। ऐसा क्यों, देखो इसका रीजन ही ये है कि इस पे क्या है, हमारे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस पे जीरो है। ओके, अब जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, देखो लोन पेयर है तो मोर रिपल्शन हो रहा है, ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा उतना डिक्रीज होगा, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है तो एंगल क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। इतनी चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई ना। इसीलिए वीएससीपीआर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हमारा ऐसा केस अराइज हो रहा था कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूल है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों आ रहा है। देन वीएससीपीआर ने ये बताया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, नाम से पता चल रहा है, इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में रिपल्शन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा बॉन्ड एंगल जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल है उससे घटके क्या हो जाता है,
दूसरा बॉन्ड एंगल शो करता था, जैसे 109 से 105 में हो गया, देन 10 या फिर 107 में हो गया। ये किसकी वजह से होता है? बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन की वजह से होता है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था VSEPR ने। अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। ठीक है, देखो अब है हमारा हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकालना है और कैसे पता चलेगा किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला दिखती हूँ, ये है Z। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन को। आपने क्या करना है, Z लेना है और यहाँ पर ले लेना है हाफ। हाफ ब्रैकेट पे लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, जो उस पे मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने। ओके, देन आपने प्लस करना है, किसको प्लस करना है? नेगेटिव चार्ज को। उस मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज है उससे आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे कितना? उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नंबर को लिख के उसे माइनस कर दो। उसके बाद प्लस करेंगे क्या? मोनोवैलेंट एटम को, मोनोवैलेंट एटम के नंबर को, एटम के नंबर को। क्या क्या बोला हमने? देखो, सबसे पहले आपने लेना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेना है। ओके, देन आपने प्लस करना है किसको? नेगेटिव चार्ज को, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है। देन आपने माइनस करना है उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद दोबारा ऐड कर देंगे मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम यानी कि जिनकी वैलेंसी क्या हो? एक हो, जैसे हमारे हाइड्रोजन आ जाता है और हेलोजन ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, दो इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देके मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, एग्जाम्पल मैंने ले लिया मिथेन का। ठीक है, मिथेन का ले लें। मिथेन में क्या है, इसके आउटर मोस्ट सल्फर, ये सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कार्बन, इसका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर पूरा 8 होता है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हाफ, ब्रैकेट में लिख दिया 4 प्लस, कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है? माइनस करके पॉजिटिव चार्ज नहीं है। उसके मोनोवैलेंट एटम कितना है? मोनोवैलेंट एटम है 4। तो यहां पर हो गया Z इज इक्वल टू हाफ 4 प्लस 4। ओके, कितना होता है? Z इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। ओके, अब ये जो Z इज इक्वल टू 4 निकला, ये क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? अगर Z इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे? ये क्या है? देखो, S किसके लिए हो गया? 1 हो गया, P कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि 3 प्लस 1 करके कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, समझ में आया कैसे निकालना है? वैसे अगर कोई दूसरा कंपाउंड है उस पर क्या है? 3 आया, तो 3 का मतलब क्या हुआ? sp2। ओके, sp2 मतलब एक S के लिए हो गया, 2 P के लिए हो गया, यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इतनी चीज समझ में आई? ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक। ओके, अब देखो, आप दूसरे मॉलिक्यूल्स भी ट्राई करना, निकल जाएंगे। ओके, अब अगली चीज ये आ जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। अब देखो क्या होता था, हमारा हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चलता था ज्योमेट्री का, हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलता है ज्योमेट्री का। और जो ज्योमेट्री होती है ना, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। किसका कॉम्बिनेशन होती है? बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन होती है। ओके, इतनी चीज समझ में आई? अब हुआ क्या, देखो, अगर हमको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, हमने जैसे वाटर ही ले लिया, अगर हम वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालें उस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा? हाफ कितना होगा? ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन, यानी कि मोनोवैलेंट एटम, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो हमारा Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये क्या हुआ? 8 हुआ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि Z इज इक्वल टू 4। यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल गया। ओके, इससे हमने पता चलेगा ज्योमेट्री, बताया इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp3। ओके, अब देखो, हम मैंने क्या बोला, जो ज्योमेट्री है वो कॉम्बिनेशन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, यानी कि ये Z जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका? बॉन्ड पेयर का भी है और लोन पेयर का भी है। अब हम वाटर के केस पे देखें तो सेंट्रल मेटल एटम हमको साफ साफ दिख रहा है, कितने बॉन्ड पेयर तो हम देख सकते हैं ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर इसमें हो जाएंगे 2। तो जब हमारा Z इज इक्वल टू 4 है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा लोन पेयर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। समझ में आया? तो हम तभी तो वाटर में 2 लोन पेयर दिखाते हैं। अगर मैं अमोनिया का केस लूं, अमोनिया में क्या होंगे? Z इज इक्वल टू कितना होगा? हमने ले लिया हाफ, देखो आपको पूरा दिखा रही हूँ, ठीक है, हाफ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाते हैं? 5 प्लस 3, ये हो गए, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे 4। तो यहाँ पर को भी Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो गया। ओके, अब ये बता देगा sp3 हाइब्रिडेशन डन हो गया। अब क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर कितने हैं?
बॉन्ड पेयर है, इसमें अब कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने, 4 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने होंगे, एक बचा, 4 में से क्या होगा, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर बनाए हैं तो एक लोन पेयर बच गया, ठीक है, Z इज इक्वल टू 4 था तो एक लोन पेयर बच गया। तो अमोनिया के केस में कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर हो गया। इतनी चीज समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज है, ये नेक्स्ट चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहती हूँ कि देखो हमको पेपर पे क्या आता है, एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा, आप अपने पूरे पेपर चेक कर लीजिए कि एक क्वेश्चन ये बना ही होगा कि आपको स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उनकी आपको डिटेल लिखनी होगी, डिटेल मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा, शेप, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, सब कुछ, ओके। अब एक चीज याद रखिए, ज्योमेट्री और शेप आपको सेम नहीं लिखना है, ठीक है, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। क्या ऐसा डिफरेंस होता है, देखो आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसका शेप आप कुछ और लिखेंगे, ज्योमेट्री कुछ और लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ज्योमेट्री जो है ना, ज्योमेट्री मतलब होता है कि उसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलके कैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जबकि शेप मतलब ये होता है कि शेप हमको सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है जब उसमें कितने, जैसे हमारे उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर की बात शेप नहीं करता, ठीक है। कैसे, जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं, देखो वाटर के केस में मैं वही एग्जांपल आपको बार बार ले रही हूँ क्योंकि अभी बेसिक हमारा क्लियर होना है, ठीक है। वाटर की ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है, तो ये टेट्राहेड्रल है, हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये दो लोन पेयर है, ओके। हम क्या कहेंगे, इसकी ज्योमेट्री तो हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका जो शेप है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। आपको शेप टेट्राहेड्रल नहीं लिखना है, शेप क्या होगा इसका, क्या होगा, बेंट होगा। आपको जब शेप दिखेंगे तो आप लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर दे, इसको आपको देखना ही नहीं है, आपको बस जो बॉन्ड पेयर है उनको स्ट्रक्चर देख के बताना है। बॉन्ड पेयर में क्या हो गया, यहाँ पर को क्या है, एक ऐसा है एक ऐसा, यानी कि कैसा वी दिखाई दे रहा है, वी जैसा अपेयर हो रहा है, या फिर बेंट जैसा, ठीक है, बेंट जैसा शो हो रहा है, या फिर वी जैसा, तो आप शेप इसका क्या बोलेंगे, वी शेप होता है बोल सकते हैं, या फिर बेंट शेप, समझ में आया, बेंट शेप होता है, ओके। तो ये चीज माइंड पर रखनी है कि ज्योमेट्री और शेप को हमने सेम नहीं करना है, ज्योमेट्री में आपको कुछ और लिखना है, जैसे टेट्राहेड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये चीजें, लेकिन शेप पे आप क्या लिखेंगे, कैसा वो दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपको वो चीज लिखनी है, ओके। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक है, VSEPR का। तो अब आपको क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलना समझ में आ गया, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में समझ में आ गया, रिपल्शन कैसे हो रहा है, किस पे ज्यादा हो रहा है किस पे कम हो रहा है, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस पता चल गया। अब आप क्या है, VSEPR थ्योरी तो समझ ही लेंगे, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या है, रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको क्या है, अगर आपको नया कोई मॉलिक्यूल भी दे देंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से क्या है, आप उसको क्या कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन, ओके।